ओके लेट्स स्टार्ट। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर रोटेशन हम कर रहे थे, रोटेशन के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको याद है तो पुली ब्लॉक सिस्टम की हमने बात की थी, ठीक है। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको करने के लिए। मैंने बताया था आपको पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर जब क्वेश्चंस हम करते हैं तो हमें तीन तरह से इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं, ठीक है। जो पहले इक्वेशंस बनते हैं वो बनते हैं नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन से। सेकंड, हम टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा को इक्वेट करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं। और थर्ड होता है नो स्लिपिंग वाला कंडीशन, ए बराबर अल्फा इंटू आर, ठीक है। इन तीन मेथड से हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें फॉर्म करने होते हैं, ठीक है। लाइक जो हमने एग्जांपल होमवर्क के लिए दिया था, अगर मैं उसी को डिस्कस करूं अभी अभी यहाँ पर, तो लेट्स देखिएगा किस तरह से हमने बताया था। मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, बट आप देखिएगा मेथड क्या है, ठीक है। इस तरह से पुली हमने दिया था, दिस एंगल इज 37, जितना मुझे याद है दिस एंगल इज 53 डिग्री, एंड दो ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड थे, दिस इज 10 kg एंड दिस इज आई थिंक 5 kg, ओके। और हमने दिया था कि ये जो पुली है, पुली मतलब डिस्क की अगर बात करें तो इसका मास सपोज 1 kg लिया था आई थिंक, और रेडियस हमने लिया था 2 मीटर, ओके। डेटा अगर वेरी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा कि किस तरह से हमको करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। पहली बात, दोनों ब्लॉक्स एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट अज्यूम कि ये एक्सलेशन ए से डाउनवर्ड जाएगा, तो ये सेम एक्सलेशन ए से अपवर्ड जाएगा। तो पहला वेरिएबल हो गया ए, ठीक है। इसके बाद जब ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया था कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, नो स्लिपिंग का कंडीशन था, तो जब ये एक्सलेशन ए से इस तरह से मूव करेगा तो ये पुली भी घूमेगा यहाँ पर, और जब पुली घूमेगा तो पुली का कुछ एक्सलेशन होगा, दैट इज अल्फा। तो सेकंड एक्सलेशन इज अल्फा, वेरिएबल इज अल्फा, ओके। रस्सी में टेंशन होगा, ठीक है, और दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ पर। सो T1 और T2, ठीक है। तो तीसरा वेरिएबल T1 एंड T2, सो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं, ए, अल्फा, T1 एंड T2। सो अगर चार वेरिएबल्स है बेटा तो चार इक्वेशंस हमें यहाँ पर फॉर्म करने होंगे। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। इस पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा 100, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट लेंगे इस तरह से, दिस एंगल 53, तो ये एंगल भी यहाँ पर कितना होगा, ये एंगल 53 होगा, तो ये एंगल 53 होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो होगा साइन कंपोनेंट होता है, अगर आपको पता है तो 100 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 100 का साइन 53, साइन 53 इज 4/5, साइन 53 इज 4/5, तो 100 इंटू 4/5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा दैट इज 80 न्यूटन। यहाँ पर देखिए इस पार्टिकल पर डाउनवर्ड फोर्स है 50, तो कंपाउंड से ब्रेक करेंगे, ये कॉस कंपोनेंट होगा, ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो 50 साइन 37, साइन 37 इज 3/5, सो दिस इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, ठीक है। नाउ अगर मैं पहला इक्वेशन बनाता हूँ नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन से, तो यहाँ पर हम इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 10 kg के ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, सो एस 80 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 10 into a, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। इसके बाद हम इक्वेशन बना सकते हैं 5 kg के लिए, तो आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, तो वी कैन राइट T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5 into a, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ओके। बाकी ये दो इक्वेशंस तो पहले यहां से बन जाएगा पहले वाले फॉर्मूले से। उसके बाद हम लिखेंगे टॉर्क किसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट। तो इसके सेंटर के अबाउट जो टॉर्क होगा सिर्फ T1 और T2 का होगा बेटा, ठीक है। और इसका रेडियस हमारे पास क्लियरली हमने बोला R, दिस इज R और दिस इज R। तो वी कैन राइट इक्वेशन, आप देखिए अल्फा का डायरेक्शन देखिए इस तरह से, अल्फा अंदर है तो T1 का जो टॉर्क होगा मींस R इंटू F, तो ये भी अंदर की तरफ आएगा, तो वी कैन राइट T1 इंटू R, एंड T2 का टॉर्क होगा बाहर की तरफ बेटा, तो वी कैन राइट T2 इंटू R, नेट टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये डिस्क है, ठीक है, पुली मतलब बेसिकली डिस्क की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्क के लिए लिख सकते हैं mr² by 2,
So m is 1, r is 2 square, mr square by 2. Okay. Into mr square, I की जगह पर mr square by 2 into alpha. Okay. और r की जगह पर 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर भी. So this is 2 into 2. और देखिए कैंसिल आउट करता हुआ दिख रहा होगा 2, 2 और 2. सभी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जा रहे हैं. तो t1 माइनस t2 बराबर अल्फा. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ओके. ये इक्वेशन आ रहा है नेट टॉर्क से. ओके. बाकी दो इक्वेशन ये थे हमारे पास. इसके बाद तीन इक्वेशंस आ चुके हैं बट वेरिएबल थे 4. तो चौथा जो वेरिएबल होगा वो कंडीशन वो कहां से आएगा? नो स्लीपिंग वाले कंडीशन से. याद करिए नो स्लीपिंग वाला कंडीशन. नो गलती हो गया. नो स्लीपिंग वाला कंडीशन. ठीक है. तो नो स्लीपिंग कंडीशन क्या होता है हमारे पास? a इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए अगर किसी भी पॉइंट के लिए देख सकते हैं. सपोज यहाँ पर हम देख सकते हैं. तो अगर मैं इसका डायग्राम आपको अच्छे से बनाऊं तो ये इस तरह से बनता है. दिस इज द पुली और ये किसी एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है और इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग जा रहा है हमारा. ठीक है. इसका एक जूम करके हमने व्यू बना दिया. इसके जस्ट बाहर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है a. ठीक है. जो रस्सी का एक्सेलरेशन होगा. और जस्ट अंदर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है बेटा यहाँ पर अल्फा इंटू आर. सो वी कैन राइट a बराबर अल्फा इंटू आर. तो यहाँ पर a का वैल्यू तो a लिया है अल्फा और r का वैल्यू कितना लिया है हमने 2. ठीक है. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा a बराबर 2 इंटू अल्फा. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए 4 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल्स है. अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये चारों वैल्यूज आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? जल्दी से आंसर करिए. क्या सभी को बातें क्लियर है बेटा? किस तरह से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे? ओके. सो मैंने ये होमवर्क में दिया था. अगर किसी ने नहीं किया है क्वेश्चन तो इस तरह से हम इसको ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. और भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सीडीएस वगैरह में दिए इस तरह के क्वेश्चन पुली ब्लॉक वाले. तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं. बस आप याद रखिए ये इक्वेशंस होते हैं. ठीक है. नेट फोर्स बराबर m इंटू एस से, टॉर्क वाले इक्वेशन से और नो स्लीपिंग वाले कंडीशन से. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर आगे बढ़े तो हम इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में. ठीक है. सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम देखेंगे. सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. अगर आपको फॉर्मुलेस वगैरह पता है तो अच्छी बात है. मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको. एंगुलर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय एल. आपने लेक्चर देख लिए होंगे. मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. बट फॉर्मुले बता दूंगा. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय एल और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है. सो वी कैन राइट एल वेक्टर. अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल इफेक्ट. वी कैन राइट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम p वेक्टर. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम. और इसी तरह से हमने टॉर्क को भी डिफाइन किया था दैट टॉर्क इज अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स f वेक्टर. ठीक है. तो किस तरह से डिफाइन करते हैं? सपोज लेट सपोज कि कोई पॉइंट है हमारे पास O. ठीक है. यहां से r वेक्टर डिस्टेंस पर. ठीक है. एक कोई पार्टिकल है p पार्टिकल जिसका मास m है एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर. ओके. दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर. ठीक है. और हमें ऐसा भी दे रखा है कि यहाँ पर ये जो r वेक्टर है और जो v वेक्टर है पार्टिकल का जो वेलोसिटी है और जो पोजीशन वेक्टर है इसके बीच का एंगल लेट सपोज थीटा आपको दे रखा है. ठीक है. तो हम एल वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहली बात अगर हम बात करें तो एल वेक्टर होता है बेटा हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. मतलब लीनियर मोमेंटम जो होगा एल वेक्टर उसको हम डिफाइन करते हैं रोटेशनल इफेक्ट से. तो वी कैन राइट आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर.
आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये आता कैसे है। अगर मैं v के कंपोनेंट करता हूं तो v के दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पर। लेट सपोज दिस कंपोनेंट इज v पैरेलल और दिस कंपोनेंट इज v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर इसलिए बोला है क्योंकि r वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री के एंगल पर था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा जो इस पार्टिकल को इसके अबाउट घुमाएगा, ठीक है, ये रोटेशनल इफेक्ट देगा। दोबारा बोल देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पार्टिकल है जिसका मास m था, इसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर, तो कौन सा कंपोनेंट होगा जो इस पॉइंट के बाद इसको रोटेशनल इफेक्ट देगा। तो यू कैन सी दैट कि v परपेंडिकुलर यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट देगा। तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं बेटा हम आ, ये क्या होता है आर इंटू वी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे इसको बेटा आर, ठीक है, पी की जगह पर एम इंटू वी लिख सकते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करें, तो हम यहाँ पर बराबर एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। जैसे कि मैंने बताया था आपको, टॉर्क को हमने डिफाइन किया था। टॉर्क हमने अगर टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने डिफाइन कर रखा था आर परपेंडिकुलर एफ या फिर एफ परपेंडिकुलर आर। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेंगे। सो वी कैन राइट एल इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर आर और वी कैन राइट एम आर परपेंडिकुलर वी, ठीक है। तो आपको भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सपोज इस तो ये हमारे पास आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर इंटू बी, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखें पी को हम एम भी लिख सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एम इज स्केलर क्वांटिटी तो आगे आ जाएगा। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन थीटा आता है, तो हम लिख सकते हैं एल का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एम बी आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो कौन से फॉर्मूले आपको लर्न करने, कौन से फॉर्मूले याद रखने एंगुलर मोमेंटम के, तो आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में इसे याद रख सकते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है तो आप याद रख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा, या फिर सबसे अच्छी, अगर सबसे अच्छे फॉर्मूले याद रखने हैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड के, तो आप याद रख सकते हैं एम वी परपेंडिकुलर आर या एम आर परपेंडिकुलर बी। कैसे अप्लाई करेंगे उसे हम सीखेंगे अभी, बट ये है मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात आपको एक बात और अगर मैं बताऊं, तो ये एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो लिखा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मास मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन लेट सपोज किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का हम बात करते हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। वहां का अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी, अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात करें किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी बॉडी के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है उसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा। ध्यान से देखेंगे, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, और इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है लेट्स सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो हम सिंगल पार्टिकल की बात कर लेते हैं जो इसके सेंटर से, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, वहां से समथिंग r1 दूरी पर है और इसका मास कितना है m1, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल होगा बेटा वो सर्कल में घूम रहा होगा। ये पूरा बॉडी अगर घूमेगा, अगर कोई रिजिड बॉडी घूम रही होती है तो उसके जो सारे पार्टिकल होते हैं वो सर्कल के अंदर घूमते हैं, सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमते हैं, ठीक है। ये बात पता है हमको। जैसे कि अगर ये रॉड है, अगर इसको भी मैं घुमाता हूँ इस तरह से, तो अगर कोई पॉइंट अगर मार्क कर दे तो वो सर्कल में ही घूमेगा, ठीक है। तो इस सर्कल में अगर ये घूमेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, b बराबर होता है r इंटू ओमेगा। सो r इज r1 एंड ओमेगा इज ओमेगा, ठीक है। तो और ये परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो इस m1 वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम l1
हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, एम वी इंटू आर। सो वी कैन राइट एम इज मास तो हो गया m1, वेलोसिटी कितना हो जाएगा v1 को हम लिख सकते हैं r1 इंटू ओमेगा इंटू डिस्टेंस हो जाएगा अगेन r1। ठीक है, तो यहां से L1 हम डिफाइन कर सकते हैं m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से हम कोई दूसरा पार्टिकल m2 अगर दूसरा पार्टिकल होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, L2 बराबर m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसी तरह से अगर सबको ऐड कर दें तो नेट एंगुलर मोमेंटम L लिख पाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इन सभी के अंदर से ओमेगा कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ओमेगा कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड ऑन। ठीक है, तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर। आई का फॉर्मूला ये होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। सो वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम L बराबर I इंटू ओमेगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं L बराबर I इंटू ओमेगा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर I इज व्हाट, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो L का वैल्यू होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, जिस पॉइंट से हमने से हिंज कर रखा था। सो दिस इज द पॉइंट, हिंज पॉइंट। ठीक है, खैर हमने काफी सारे फॉर्मूले की बात कर ली है, अब इसे अप्लाई कैसे करना है उसे हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग देखेंगे कैसे इन फॉर्मूलेस को हम अप्लाई करेंगे। देखिए सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, तो हमें जो फॉर्मूला याद रखना है मैं फॉर्मूले साइड में लिख देता हूं, दैट इज एम वी आर साइन थीटा अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, या फिर एम वी परपेंडिकुलर आर और एम आर परपेंडिकुलर वी। ये फॉर्मूले होंगे अगर पॉइंट मास की बात करनी है। ठीक है, और अगर किसी रिजिड बॉडी की बात करनी है तो एल बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। ठीक है, खैर ये बाद में काम आएगा ये फॉर्मूला, ये किसी रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं। अभी हम पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूले को मैं अप्लाई करना बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अगर मान लीजिए इस तरह का एक पाथ है और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए या ऑब्जर्वर है ए और यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जर्वर है बी, एंड एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v विच इज कांस्टेंट। आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है a एंड b और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये वेलोसिटी है, ये इसको हम d बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये चेंजिंग स्पीड, ये डिस्टेंस चेंज कर सकता है क्योंकि ये किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम के साथ ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, लेट्स सपोज कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा। पहला क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। ठीक है, अगर मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बेटा। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए लिखता हूं तो ध्यान से देखिए, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये सेम लाइन के अबाउट पास कर रहा है जिस लाइन के ऊपर ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ओके, थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। सो इन दिस कंडीशन व्हेन ऑब्जर्वर इज ए, देन आर और v जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब थीटा जीरो होगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए वी कैन राइट mvr into sin 0. Sin 0 is 0, so complete is 0. So angular momentum about a is 0. ठीक है, एक है अबाउट कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। और दूसरे कंडीशन में हम ऐसे भी देख सकते हैं
क्योंकि ये इसी लाइन के अबाउट पास कर रहा था, ये ऑब्जर्वर उसी लाइन के अबाउट था, इसीलिए भी एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट 0 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर मतलब आपको बताना है, ऑप्शंस दे दिया कि इंक्रीज करेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी इज इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ऑप्शन सी कांस्टेंट होगा, या नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं अगर डी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो आर वेक्टर क्या होगा बेटा, आर वेक्टर मतलब डायरेक्टली मिला दीजिए, सो दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, दिस इज वी और मास हो गया एम। तो अगर लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा होता, तो अगर ये आर है तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होता, ये तो डी हो गया, ये आर है तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, दिस इज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वी के साथ, ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये आर परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एम आर परपेंडिकुलर बी। ठीक है, ये थर्ड वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, सो वी कैन राइट एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, एंड आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा, यहाँ पर ये दे रखा है हमें डी के बराबर है, सो वी कैन राइट, चलो एक बार तो लिख देते हैं, सो वी कैन राइट एम वी इंटू डी। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस जो हमारे पास फंक्शन आया है, इसके अंदर एम भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और डी का वैल्यू भी कांस्टेंट है। सो सभी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं बेटा आपको, जल्दी से आंसर करिए। क्या एंगुलर मोमेंटम समझ में आ रहा है आपको, कैसे कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे बेटा मुझे, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके अंदर, और नहीं है तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, दोबारा बताइए, यहाँ पर कोई पार्टिकल इस तरह से जिसका मास m है, इसको हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। अगर ड्रॉप कर दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, ये बात हमको समझ में आता है, और पार्टिकल जो है इस पाथ के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जहां पर ही टकराता है पार्टिकल, वहां से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट या ऑब्जर्वर है विच इज ए। ठीक है, जो यहां से फिक्स दूरी पर है, दैट इज डी। ठीक है, वो यहां से फिक्स दूरी पर है डी डिस्टेंस के ऊपर। तो वी हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा, ऑप्शन ए इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी कांस्टेंट। जल्दी से आंसर करिए। ए पार्टिकल एम का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। एलबी नॉट क्लियर है, क्या लिख रहे हैं बेटा आप ये, सर एलबी, एलबी इज व्हाट, ओके ये एलबी, बेटा यहाँ पर ये क्लियर नहीं है आपको, क्या दिक्कत आया इसमें, दोबारा देख लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड होता है एम वी परपेंडिकुलर आर या एम आर परपेंडिकुलर वी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे आर वेक्टर अज्यूम किया। ठीक है, जिनको क्लियर है वो ये वाला क्वेश्चन करिए, जिनको क्लियर नहीं है मैं समझा देता हूँ। ये आर वेक्टर होगा, तो आर का कंपोनेंट लीजिए। ठीक है, किसके साथ कंपोनेंट लीजिए बेटा, वेलोसिटी वेक्टर के साथ, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज वी वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर का आर वेक्टर के साथ कंपोनेंट लीजिए, आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए, मतलब जो वेक्टर वी और आर में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जब आर का कंपोनेंट लिया तो ये आर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और वी नो दैट ये वैल्यू हमको डी के बराबर दे रखा था, तो डी का वैल्यू और आर परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, इसीलिए हमने फॉर्मूला लगाया एम वी आर परपेंडिकुलर एंड आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी, एंड एम वी और डी तीनों यहाँ पर कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम बी के अबाउट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, हाँ तो अगर क्लियर है तो बेटा आंसर करिए, गार्गी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही सोच रहे हैं आप। बाकी लोग बताइए बेटा।
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज व्हाट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। वेंकटेश आंसर क्लियर है आपका? करेक्ट है आंसर? वेंकटेश आंसर क्लियर है आपका? लागी आपका भी बिल्कुल क्लियर है, सही है आंसर। बाकी लोग कमेंट करिए बेटा। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए? नहीं, साक्षी चेक करिए। नहीं, चलिए मैं बताता हूं। जिन लोगों ने आंसर किया है इंक्रीजिंग, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज इंक्रीजिंग। रीजन भी दिया है गार्गी, वेरी गुड। रीजन क्या होगा सुनिए बेटा। यहाँ पर अगर मैंने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट ये पार्टिकल जब नीचे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नीचे होगा और इस पार्टिकल पर ग्रेविटी लग रहा होगा जो नीचे की तरफ इसका स्पीड बढ़ाएगा। अब किसी भी इंस्टेंट पर, लेट सपोज पार्टिकल यहाँ पर होगा, कोई भी टाइम का पॉइंट हमने ले लिया, तो इस मोमेंट पर इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, वी कैन राइट v। और v का वैल्यू क्या होगा बेटा? अगर हम यहाँ पर पहला इक्वेशन लगा दें, v बराबर u प्लस ए टी, सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू, इनिशियल तो 0 है और एक्सेलरेशन g हो जाएगा, टाइम t होगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू जी टी, किसी जनरल टाइम t की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि टाइम तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, तो जब हमने इसको छोड़ा तब t बराबर 0 था, और जब टकराएगा तो ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बेटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात को? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। तो हम अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो इसका मास तो m था बेटा, ठीक है। वेलोसिटी किसी भी जनरल स्ट्रेंट पर कितना था, v। और डिस्टेंस कितना था, दिस इज r परपेंडिकुलर। यू कैन सी दैट दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, और ये r परपेंडिकुलर होगा, दोनों का एंगल 90 डिग्री है, तो r परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास v होगा, और v का वैल्यू है हमारे पास gt। सो m d g इंटू t, एंड ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ठीक है। बट t हमेशा इंक्रीज करेगा, t हमेशा इंक्रीज करेगा जब तक पार्टिकल चल रहा है। तो t अगर हमेशा इंक्रीज करेगा तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए भी इंक्रीज करेगा यहां से यहां तक। क्या मेरी बात क्लियर है? जिन लोगों ने कांस्टेंट आंसर दिया था, क्या उन्हें समझ में आया क्या गलती किया था बेटा उन्होंने? सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है हमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सो क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल्स इसको ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m, और इस पार्टिकल जिसका मास m था उसको हमने वेलोसिटी v से थ्रो कर दिया किसी एंगल थीटा के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो इस पाथ के ऊपर ट्रेवल करेगा। तो हमसे पूछा गया है कि इनिशियल पॉइंट से जब इसको फेंका और जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, तो यहां से यहां तक जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है, तब एंगुलर मोमेंटम कैसे वेरी करेगा, ठीक है। मतलब एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, मतलब यहां से यहां तक एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। आपको एंगुलर मोमेंटम का चेंज बताना है। चेंज फ्रॉम कहां से कहां तक, इनिशियल से, इनिशियल टू टॉप मोस्ट पॉइंट। सो ऑप्शन है अगेन वही, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमें याद होना चाहिए वो क्या है, सुनिएगा। आप लोग कर सकते हैं वैसे। अभी हमने डिफाइन किया कि एंगुलर मोमेंटम आर वेक्टर हमारे पास होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। डिफाइन किया था बेटा हमने, ठीक है।
हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है बेटा, फोर्स बराबर होता है डीपी वेक्टर अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने एनएलएम के अंदर ही सीख लिया है कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स जो होता है वो डीपी वेक्टर बाय डीटी होता है, ठीक है। तो अगर मैं टॉर्क वेक्टर को डिफाइन करूं तो टॉर्क वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी लिख सकते हैं भाई। टॉर्क वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डीएल वेक्टर अपॉन डी टी। जिस तरह से हमने फोर्स की जगह पर टॉर्क यूज कर सकते हैं, वैसे ही मोमेंटम की जगह पर हम एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यूज करता हूँ, ठीक है, और मान लेता हूँ कि आर का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस डीपी वेक्टर बाय dt। समझ आ रही है बात आपको? मैंने आर की जगह पर एल की जगह पर आर को स्पीड डाला, आर कांस्टेंट था तो आर को डिफरेंशियल से बाहर कर दिया, तो वी कैन राइट डीपी वेक्टर अपॉन डीटी। और डीपी वेक्टर अपॉन डीटी को हम यहाँ से एफ वेक्टर लिख सकते हैं। सो वी कैन सी दैट कि टॉर्क वेक्टर बराबर जो होगा वो होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और ये फॉर्मूला हमने पहले ही सीख लिया था, ये फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया था, बट हम इन दोनों फॉर्मूलेस को आपस में रिलेट कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलेस को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, देखिएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। पहले आप लोग बताइए एक बार सोचकर कि क्या आप आंसर कर सकते हैं क्या इसका। एक 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट किया बेटा आपने, आंसर सही है आपका। cos velocity is constant but perpendicular increase। करेक्ट है बेटा आपका आंसर। एक तरीके से और आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा कि अगर इसका वेलोसिटी v है तो हॉरिजॉन्टल में होता है v cos थीटा, ये पता है। और टॉप मोस्ट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तब भी v cos थीटा ही होगा, ठीक है। यहां से यहां तक v जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, मतलब वो फिक्स रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज v cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, अगर ये डिस्टेंस अगर आप देखें, अगर ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली ये डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है, सॉरी इंक्रीज करती जा रही है। ये जब यहाँ पर था और यहाँ तक पहुंच रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक दूसरे कंसेप्ट से समझाऊं आपको, अगर हमको सपोज एक्सप्रेशन ही फाइंड करना है, अभी हमको सिर्फ ये नहीं बताना कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कांस्टेंट रहेगा, हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन ही देना है, ठीक है। तो कैसे एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा आपको अभी समझ में आ जाएगा चीजें। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। हम यूज करेंगे बेटा टॉर्क का, ठीक है। कैसे करेंगे टॉर्क का यूज, देखिएगा। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो जब पार्टिकल को यहां से फेंका तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो टॉर्क होगा वो सिर्फ mg का टॉर्क होगा, ये पता है हमको। क्योंकि जब पार्टिकल को यहां से टॉप मोस्ट तक जाएगा तो
पूरे पाथ के अलोंग सिर्फ mg ही है जो यहाँ पर वर्क कर रहा होगा, ठीक है, सिर्फ mg ही है जो वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो सपोज ये हमने कोई जनरल कंडीशन लिया, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज आर परपेंडिकुलर। तो हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को हम लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ठीक है। तो एफ का वैल्यू तो हो जाएगा mg, और आर परपेंडिकुलर हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब आर परपेंडिकुलर कितना होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना था बेटा, सपोज यहाँ पर t बराबर 0 से फेंका था इसको, और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचता है तो टाइम कितना हो जाता है, t टाइम हो जाता है। सो वी कैन राइट आर परपेंडिकुलर इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, v cos थीटा इंटू टी। अगर प्रोजेक्टाइल थोड़ा बहुत आपको याद है तो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऐसे डिफाइन करते थे कि वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पर टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं mg इंटू आर, आर की जगह पर लिख सकते हैं v cos थीटा इंटू टी, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में वी कैन राइट टॉर्क इज डीएल वेक्टर अपॉन dt। याद करिए अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कि टॉर्क को हम लिख सकते हैं डीएल वेक्टर बाय dt, ठीक है। dt को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो वी कैन राइट डीएल वेक्टर बराबर, और डीएल बराबर mg इंटू वी कॉस थीटा इंटू टी इंटू dt। अगर हम दोनों तरफ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ v कांस्टेंट, इनिशियल थीटा कांस्टेंट, तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सपोज l इनिशियल था, ठीक है, और t बराबर t टाइम पर एंगुलर मोमेंटम l फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट के बाद, लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा l फाइनल माइनस l इनिशियल इज इक्वल्स टू mg b cos थीटा, ओके। और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट पुट करने का t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और लेट सपोज अगर इनिशियल एंगुलर टर्म 0 है तो L फाइनल जो होगा, अगर मान लीजिए इनिशियल एंगुलर टर्म 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये 0 होगा। तो L फाइनल हमारे पास आएगा mg इंटू वी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट t यहाँ पर बढ़ रहा होगा, t इंक्रीजिंग है, मतलब जब फेंका और जहां तक भी पार्टिकल जाएगा t हमेशा इंक्रीज करेगा, t ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर t हमेशा बढ़ेगा तो एल फाइनल भी हमेशा बढ़ेगा। अगर मैं बोलता कि टॉप की जगह पर यहाँ तक, तो कंफ्यूज हो जाते लोग कि आर यहाँ पर तो बढ़ रहा है फिर घटेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता, सपोज डी ऑप्शन देता कि फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, मतलब जब पार्टिकल यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसको आंसर मार्क कर देते बहुत से लोग। बट इस क्वेश्चन के अंदर जब पार्टिकल को फेंका और लास्ट तक एल फाइनल हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप फंक्शन देख रहे होंगे टाइम का आ रहा है टी स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए एल फाइनल या एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और ये फंक्शन है, ठीक है। अगर फंक्शन भी पूछता है तो दिस इज द फंक्शन, ठीक है। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो क्लियर है, ओके। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। आप चाहे तो टॉर्क का भी यूज कर सकते हैं, टॉर्क निकालना हमें आता है अच्छे से, टॉर्क को लिख सकते हैं डीएल बाई dt, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेट करके आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक और कंसेप्ट छोटा सा जो हम सीख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस उसके अगले क्लास में बताएंगे। जिस तरह से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की बात किया था, मोमेंटम कंजर्वेशन डिफाइन करते हैं, अगर नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है किसी पार्टिकल पे ऊपर, तो हम लिख सकते हैं वी पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करनी है तो एफ की जगह पर हो जाएगा टॉर्क। सो अगर नेट टॉर्क अगर 0 है किसी पार्टिकल पर, अगर किसी पार्टिकल पर नेट टॉर्क 0 है, तो वी कैन राइट इनिशियल एंगुलर टर्म बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की हम बात करते हैं। तो मैं अगली जो क्लास होगा उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अच्छे अच्छे सवाल कराने वाला हूँ, ठीक है। आज हमने सिर्फ बेसिक एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले का यूज किया है
इस थ्योरम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें सभी को? कुछ पूछना है बेटा? जो मंडे का टेस्ट था उसका डिस्कशन क्लास में इवनिंग में रखने वाला हूँ, ठीक है। 6:30 के आसपास में रखूंगा, वो ग्रुप में अपडेट कर दूंगा मैं अभी, ठीक है। ओके, तो कोई डाउट नहीं है आपको अभी इसके अंदर? ओके, चलिए ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो डायरेक्टली पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।